अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 11 अगस्त 1947 को जो तकरीर दस्तूर साज असम्बली में की, उसके 5 बुनियादी नुकात हैं। उन्होंने कहा, अव्वल, हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी अमन व अमान का क़याम है ताकि लोगों के जानो माल और उनके मजहबी अकायद की हिफाजत मुमकिन हो सके। रिश्वतखोरी और बदउनवानी आहनी हाथों से ख़त्म की जाए। स्वयं चोर बाजारी का खात्मा किया जाए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो बाजार से खाने पीने की अशिया गायब करके मुनाफा कमाते हैं। चहारम, पाकिस्तान को विरासत में अकरबा परवरी और सरकारी ओहदों के जरिए पैसा कमाने के रुझानात मिले हैं। मैं वाज़ेह कर दूं कि कोई मुझसे इन्हें बर्दाश्त करने की तवक्को न रखे। पंजम, यह कि पाकिस्तान में बिला तफरीक़ मजहब हर शहरी बराबर है, रियासत का उसके मजहब के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 78वें साल में दाखिल हो चुका है। शायद इतने बरसों बाद ये मेज़ान कर लेना चाहिए कि बानिए मुल्क ने जो 5 पैमाने मुकर्रर किए थे, उन पर हम किस हद तक पूरे उतरे हैं। उन्होंने अमन व अमान को बुनियादी अहमियत का हामिल करार दिया था। आज का पाकिस्तान यह है कि इसके 2 सूबों में रियासत की अमलदारी हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर पड़ती जा रही है। माल पटवार या पुलिस का तो सवाल ही क्या, हमारी फौज वहां दहशत गर्दों और शोरा पुश्तों के मुकाबले पर नबर्द आज़मा है। सिंध और पंजाब में अदालत ताकतवर का हथियार बन चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेइंसाफी फ़कत हो नहीं रही बल्कि होती हुई दिखाई भी दे रही है। हर कमज़ोर बदअमनी का सामना कर रहा है और हर सकत रखने वाला अपने लिए बख्तरबंद माहौल का बंदोबस्त कर लेता है। पंजाब में CCD पुलिस मुकाबलों में मसरूफ़ है और खौफ की इस फिज़ा को अमन व अमान कायम रखने की काविश करार दिया जा रहा है। अमन व अमान के नाम पर ही 13 अगस्त 2025 को कौमी असम्बली ने कानून बना दिया है कि 3 महीने तक किसी को भी दहशतगर्दी के शुबे में गिरफ्तार रखा जा सकेगा। 1919 में इसी तरह का कानून रोलेट एक्ट की शक्ल में हिंदुस्तान की साम्राज्य हुकूमत ने मंजूर किया था और कायद ने इसकी मुखालफत करते हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया था। आज कायद का पाकिस्तान फिर रोलेट एक्ट के नरगे में है, मगर किसी ने असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं दिया। और अजीब बात है कि हुकूमत में वही जमात है जो कायद की मुस्लिम लीग से अपना रिश्ता जोड़ती है। कायद ने रिश्वतखोरी और बदउनवानी से मना फरमाते हुए इसे जहर करार दिया था। आज पाकिस्तान में यूँ मालूम होता है कि यह जहर अक्सीर का दर्जा इख्तियार कर गया है। सियासतदानों और सरकारी अफसरों ने मिलकर तरह तरह के ज़ाब्ते बना लिए हैं कि सरकार से निकल जाने के बाद भी उनका घी शक्कर चलता रहता है। यहीं तक रहते तो शायद खैरियत होती, मगर सियालकोट के रेवेन्यू अफसर इकबाल संघेड़ा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दरमियान मुबैना ताल्लुक़ की खबर ही बहुत कुछ बता देती है। पाकिस्तान के किसी कारोबारी से पूछ लें कि रिश्वत और बदउनवानी का क्या आलम है तो सुनने की ताब नहीं रहती। रिश्वत और बदउनवानी को मुमलकत खुदादाद में ऐसा फ़रोग़ मिला है कि इसमें मुलव्वस फ़नकारों की नज़र में दिल्ली और बुखारा ठहरते ही नहीं। कुतुब जनूबी में ऑस्ट्रेलिया से लेकर कुतुब शुमाली में कनाडा तक पाकिस्तान के सियासतदानों और सरकारी अफसरों के नाम आते हैं। सरकार से पढ़ने वाला एक भी काम नहीं जो पैसे दिए बगैर आसानी से हो सके। अभी अगले रोज़ मुझे पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी शख्स ने बताया कि मैं रिश्वत नाजायज़ काम के लिए नहीं देता, सिर्फ जायज़ काम वक्त पर कराने के लिए मुट्ठी गर्म करता हूँ। हज़रत कायद आज़म ने खाने पीने की अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मुतरब्बे किया था। उनके बाद इल्ला माशाअल्लाह पाकिस्तानियों ने इसी एक ज़रिए से पैसा कमाया है। सरकार जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो कायद आज़म के फरमान पर अमल करती, खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सरपरस्त बन गई। दूर क्यों जाए, अभी अभी इसी साल पहले चीनी बाहर भेजी गई, कीमतें बढ़ी और फिर चीनी दसावर से मंगवा ली गई। जिन शुगर मिलों को इस आमदो रफ्त से अरबों रुपए मिले, उनमें जनाब आसिफ अली जरदारी की भी हैं, जो इस वक्त बतौर सदर कायद आज़म की मसनद पर तशरीफ़ रखते हैं। जनाब शहबाज शरीफ के ख़ानदान की भी हैं, जो कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान की नशिस्त पर विराजमान हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साबिक़ व मौजूद वज़रा की भी हैं, जिनके ज़िम्मे अवाम तक अशियाए ज़रूरत की बिला तात्तुल फ़राहमी को यकीनी बनाना है। ये महज इत्तफ़ाक़ है कि पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसने चीनी की चोर बाज़ारी रोकने की कोशिश की, वो जेल में है। मिल्लत के पासबां मोहम्मद अली जिन्नाह ने
اقربا پروری اور سرکاری عہدے کے زور پر پیسے کمانے کی سخت لفظوں میں مذمت کی اور اپنے لیے اسے ناقابل برداشت کہا۔ وہ قائد اعظم جنہوں نے اپنے بھائی سے صرف اس لیے قطع تعلق کر لیا کہ اس نے اپنے تعارفی کارڈ پر خود کو گورنر جنرل کا بھائی لکھوا لیا تھا، آج اگر اسلام آباد کا چکر لگا لیں تو وہ حیران رہ جائیں۔ ایک اسلام آبادی کیا، ہر شہر میں ایسے برگزیدہ لوگ ملیں گے جو ہر کام کرانے کی یقین دہانی صرف اس لیے کرائیں گے کہ ان کا کوئی رشتہ دار سرکار دربار میں لگا ہے۔ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، قائد اعظم سامنے ہوتے تو ہمت کر کے بتاتے کہ شاہراہ دستور کی کس عمارت کی رشتہ داری ساتھ والی عمارت سے ہے اور کیسے یہ دھندا چلتا ہے۔ حالت یہ ہو چکی ہے کہ وکیل اور منصف کے درمیان تعلق استوار ہو چکا ہے، کچھ پولیس والوں اور مجرم کے درمیان ربط قائم ہے، وارداتی کاروباری اور کچھ ٹیکس والے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جبکہ وقت پر ٹیکس ادا کرنے والے مسلسل عذاب کا شکار ہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں کہا تھا کہ ملک میں مذہب کے نام پر کوئی تفریق نہیں ہوگی اور ریاست کسی بھی صورت مذہبی معاملات میں دخیل نہیں ہوگی۔ اس پیمانے پر اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے فولاد کا جگر چاہیے۔ غیر مسلم اقلیتیں تو دور کی بات، پاکستان کے مذہبی قوانین اب ایسے ہو گئے ہیں کہ خود مسلمان ہی ان میں پھنس جاتے ہیں۔ کوئی فقہی بحث یہاں ممکن رہی ہے، نہ فکری مکالمہ ہو سکتا ہے۔ سرکار تو کیا، وہ جو منصب قضا کے نام پر دھبے کی صورت پاکستان کا چیف جسٹس بنا تھا اور منہ سے واہی تباہی بکا کرتا تھا، صرف ایک دن کا دباؤ بھی برداشت نہ کر سکا اور اپنا فیصلہ بدل کر عدلیہ کو مستقلاً یرغمال بنا گیا۔ قائد اعظم کے طے کردہ 5 پیمانوں پر اپنی کارکردگی کے بارے میں جو کچھ عرض کیا ہے وہ سرسری مشاہدہ ہے، ورنہ پاکستان میں ہر شخص جانتا ہے کہ اصل صورت اس سے کہیں زیادہ مکروہ ہو چکی ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک یہ 5 بنیادی نکات ریاست کا بنیادی وظیفہ تھے، مگر ان کے بعد کارپردازان ریاست نے یہ اصول نظر انداز کر دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام پولیس کا ایک سپاہی کر سکتا تھا اسی کے لیے آج فوج لگانا پڑتی ہے۔ جہاں ایک کلرک کافی تھا، آج وہاں افسروں کی قطار ہے۔ ریاست کا وزن بڑھتا چلا گیا اور عوام مسلسل یہ بوجھ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ رشوت خور، اقربا پرور، مذہب فروش، چور بازاری کرنے والے آج بھی قائد کے پاکستان میں اپنے کام پر لگے ہیں۔ بنیادی حقوق اب حقوق نہیں رہے بلکہ حکومت کی طرف سے دی جانے والی رعایت بن چکے ہیں۔ آزادیوں کا وہ تصور جو قائد نے دیا تھا آج محض ایک خواب ہے۔ قائد کی دلائی ہوئی آزادی کے نام پر ہمارے پاس فقط یوم آزادی بچا ہے، سو یوم آزادی مبارک۔